Namaskar, myself Himanshi. So here is my introduction. My bachelor and master's degree in political science from Delhi University with first division honors. I have qualified to UGC NET examination 3 times in political science. I have over 6 year teaching experience, including 1 year teaching experience in teaching School of Open Learning, where I used to teach political science students of BA program as a guest faculty, as well as I have a 6 year teaching experience to teach UGC NET aspirants as online and offline platform. Thank you. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशलिज्म के बारे में. इस क्लास में हम मेनली 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यूजुअली इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे गए हैं और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स के बीच में. तो आज की क्लास में ये याद रखिए, ये हमारे पॉलिटिकल साइंस यूनिट 1 का एक चैप्टर है सोशलिज्म, उसका एक छोटा सा पार्ट है. तो आज हम 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सिंडिकेलिज्म एंड गिल्ड सोशलिज्म के बारे में. ठीक है, सिंडिकेलिज्म एंड गिल्ड सोशलिज्म के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उससे पहले इस सिंडिकेलिज्म को हम हिंदी में श्रम संघवाद बोलते हैं और गिल्ड सोशलिज्म को हम श्रेणी संघवाद बोलते हैं. ठीक है, तो इससे पहले समाजवाद के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ. देखिए क्या हुआ था 18th सेंचुरी से पहले समाज के अंदर यूरोप में, यूनान में कैसी व्यवस्था हुआ करती थी, तानाशाही, राजतंत्र, पोपशाही, जिसमें क्या होता था, चर्च या धर्म के नाम पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति ना तो जागरूकता थी और ना ही उन्हें इतने अधिकार दिए जाते थे. इस व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकारों का बहुत हनन होता था, क्योंकि सामंतवाद जैसी व्यवस्थाएं भी इस समय पर थी जहाँ पर लोगों से काफ़ी ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए कार्य करवाया जाता था. देखिए उसके बाद क्या होने लगा था, 18th सेंचुरी में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होने लगी. पुनर्जागरण आंदोलन इस समय पर हुआ था और धर्म सुधार आंदोलन होने लगे थे, औद्योगिक क्रांतियाँ होने लगी थी, वाणिज्यिक क्रांतियाँ होने लगी थी और साथ में मध्यम वर्ग का उदय होने लगा था. जो मध्यम वर्ग है वो अपने अधिकारों के प्रति थोड़े जागरूक रहते थे और आवाज़ उठाते थे. तो यहाँ पर उदारवादी विचारधारा का उद्भव होने लगा था. होब्स जिन्होंने उदारवाद का आधार रखा था. उसके बाद जॉन लोक जो कि उदारवाद के जनक कहे जाते हैं. ठीक है, जिन्होंने प्राकृतिक संपत्ति और स्वतंत्रता के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, इन तीनों अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहा था, नेचुरल राइट कहा था. फिर से सुनिए, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों को. तो ये 3 अधिकार उन्होंने नेचुरल राइट्स कहे थे, जो किसी के भी द्वारा छीने नहीं जाएंगे. तो इस तरह से जॉन लोक ने उदारवाद का जो है एक उदारवाद का उदय किया था. और उसके बाद जेम्स मिल, J.S. मिल जैसे उदारवादी विचारों का और उदारवादी विचार आए. उसके बाद कुछ नव उदारवादी भी आए, हेयक, नोजिक, रॉबर्ट नोजिक, हर्बर्ट स्पेंसर एंड समतावादी जो है एक जॉन रॉल्स. ठीक है, तो ये विचारक आए. परंतु जो उदारवादी विचार हैं उन्होंने व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया, सेंटर में व्यक्ति को रखा और व्यक्ति के अधिकारों के बारे में अपने विचार दिए. व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जो है उदारवादी रैशनल मानते हैं. उनका मानना यह है कि एक व्यक्ति के अंदर इतना विवेक है कि वो अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सके, इसके लिए किसी का उनके ऊपर रूल होना आवश्यक नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से जो उदारवादी हैं वो व्यक्ति को विवेकशील मानती हैं, स्वायत्तता देने की बात करती हैं,
अवसर की समानता की बात करते हैं और अवसर की समानता में ही उनको ये अपनी सरकार को चयन करने का अधिकार भी है, यानी कि वो अपनी गवर्नमेंट को चुन सकती हैं और अगर उन्हें लगता है कि वो उनके लिए कार्य नहीं कर रही हैं तो वो उन्हें हटा भी सकती हैं। यहाँ पर सरकार को उनके अधिकारों के संरक्षक के रूप में समझा जाता है, ठीक है। और जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही उसको इन आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। भले ही जो व्यक्ति अपने लिए करता है वो सिर्फ उस पर उसी का ही अधिकार होता है। समुदाय के बारे में उदारवादी विचारधारा में इतना नहीं सोचा जाता है, ठीक है। उदारवादी विचारधारा से पूंजीवादी व्यवस्था का उद्भव हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मशीनों से उत्पादन होने लगता है और एक पूंजीपति वर्ग का उदय होता है जिसमें वो मशीनों के मालिक होते हैं। कुछ लोगों को कार्य पे भी रखा जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो एक बाजार उन्मुख व्यवस्था है, यानी कि मार्केट ओरिएंटेड एक सिस्टम, एक ऑर्डर है और उसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति जो व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है उसको वो चाहे कितना भी प्रॉफिट कमा सकता है, भले ही उसमें किसी समुदाय का कितना भी नुकसान हो या फिर वो उनकी समुदाय की भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन, वितरण के साधन और विनियमन के जो साधन है उन पर एक निजी व्यक्ति और निजी संस्थाओं का ही स्वामित्व होता है, ठीक है। और इसके विपरीत क्या होने लगा था 19th सेंचुरी में, याद रखिएगा 19th सेंचुरी में, पहले 18th सेंचुरी में उदारवाद का उदय हुआ, उसके बाद 19th सेंचुरी में समाजवादी विचारधारा आती है। तो वो पूंजीवाद के विपरीत एक विचारधारा आती है। और पूंजीवादी समाजवाद जो कहता है वो बोलते हैं कि उत्पादन के साधन, विनियमन के साधन और जो वितरण के जो साधन है उन पर पब्लिक ओनरशिप होगी, यानी कि सार्वजनिक स्वामित्व होगा, ठीक है। तो ये बातें जो है ये समाजवादी विचारक कहते हैं। तो समाजवाद का जो उदय होता है वो कार्ल मार्क्स के विचारों से होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स ने ही समाजवाद जैसे एक आदर्श रखा था, नहीं, उनसे पहले प्लेटो ने भी अपने इस तरह के विचार रखे थे कि एक अच्छा समुदाय की भलाई के बारे में सोचा जाए। उसके बाद जो थॉमस मोर, कैम्पनेला, इस तरह के विचार भी आए, ठीक है। तो और रॉबर्ट ओवन, रॉजेक, चार्ल्स फूरियर, इन सभी विचारकों ने अपने विचार दिए थे अपने समाजवाद पे, ठीक है। तो ये 1848 में कार्ल मार्क्स ने अपनी एक बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। उनकी बुक आई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कब लिखी गई थी ये 1848 में, ठीक है। इस बुक में उन्होंने अपने समाजवाद के विचारों को रखा है। और समाजवाद एक ऐसी विचारधारा जहाँ समुदाय की भलाई के बारे में सोचा जाता है, पब्लिक ओनरशिप होती है, इक्वेलिटी की बातें की जाती हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं ये समाजवाद की हैं। और इसके विपरीत प्राइवेट ओनरशिप जो होती है वो पूंजीवादी विचारधारा में होती है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में जो व्यवस्था है वो एक वर्ग शोषण का उसमें एक वर्ग संघर्ष बना रहता है। और पूंजीवादी व्यवस्था से एक राज्य का उद्भव हुआ है और राज्य जो है वो एक शोषण करने की एक संस्था मात्र है, ठीक है। तो ये जो विचार रहे हैं ये कार्ल मार्क्स के रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में सर्वहारा वर्ग अपनी क्रांति करेंगे और अपना अधिनायकवाद स्थापित करेंगे। उसके बाद जो है क्या होगा, एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसमें ना राज्य रहेगा, ना पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी और ना ही सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद रहेगा, अधिनायक तत्व रहेगा, उनकी भी तानाशाही नहीं रहेगी, ठीक है, यानी कि प्रोलेटेरिएट सेक्शन। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग प्रोलेटेरिएट यानी सर्वहारा, दूसरा वर्ग जो है कैपिटलिस्ट, इसमें सोसाइटी आती है जिसमें पूंजीपति वर्ग होते हैं जो मालिक होते हैं संसाधनों के और वो दासों का या श्रमिकों को शोषण करते हैं। ये ऐसा मानना जो था, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सोशलिज्म है
वो एक कॉन्सेप्ट आता है। सोशलिज्म जो टॉपिक है, मतलब जो अवधारणा है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था ना तो राज्य रहेगा और सभी व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं के अनुसार उत्पादन करेंगे और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका उपभोग करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो समाजवादी विचारधारा है उसको काफ़ी उसमें संशोधन किए गए। लेनिन ने कहा कि नहीं, मैं वैसे तो कार्ल मार्क्स के विचारों का कट्टर समर्थक हूँ, परंतु मैं आज के वर्तमान समय के अनुसार उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि भाई कार्ल मार्क्स जो बोलते थे राज्य नहीं रहेगा, दल नहीं रहेगा, पर लेनिन ने कहा कि नहीं, राज्य के होते हुए भी हम समाजवाद ला सकते हैं एक पार्टी के माध्यम से। तो उन्होंने कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसके बारे में कहा, अपने एक साम्यवादी दल के बारे में कहा कि साम्यवादी दल जो है वो समाजवाद स्थापित करने का कार्य करेगा। उसके बाद रोजा लग्जमबर्ग जैसे विचारक है जो मार्क्स की कट्टर समर्थक थी, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, अगर एक पार्टी के हाथ में पावर आ जाएगी तो फिर से वही पावर जो है सेंट्रलाइज हो जाएगी और वही शोषण होने लगेगा। और जो हमारे इसके विपरीत जो कोटेस्की थे, उन्होंने कोटेस्की जो बोलते थे वो भी कार्ल मार्क्स के विचारों से पूरी तरीके से उनके समर्थक थे। ठीक है, लेनिन ने कहा था कि लोगों में स्वचेतना नहीं आएगी। कार्ल मार्क्स कहते थे स्वचेतना आएगी क्रांति के लिए, किसी बाहरी बल की या बाहरी नेतृत्व की उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से क्या होने लगा था, कोटेस्की ने कहा स्वचेतना आएगी, लेनिन कहते नहीं आएगी। इस तरह से जो समाजवादी विचारधारा है या साम्यवादी विचारधारा वो ऐसे बदलती जा रही थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होने लगा था कि उसके बाद जो गिल्ड सोशलिज्म जैसे विचारक, गिल्ड सोशलिज्म आया, सिंडिकेलिज्म आया, फेबियन सोशलिज्म आया, सभी ने अपने अपने समाजवाद को स्थापित करने के अलग अलग तरीके बताए हैं। तो ये फेबियन सोशलिज्म बोलता है कि नहीं, डेमोक्रेटिक वे से राज्य के होते हुए और डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वे से हम समाजवाद को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चल के श्रम संघवाद ने क्या कहा ये हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, और गिल्ड सोशलिज्म ने कहा ये भी आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, जो एक डेमोक्रेटिक फेबियन सोशलिज्म, याद रखिएगा, मैं फिर से बता देती हूँ, फेबियन सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक, ठीक है, इसका मतलब यही है, डेमोक्रेटिक फेबिनिज्म और फेबियन सोशलिज्म ये बातें कहते हैं कि जो चेंजेस होंगे ना वो रेडिकल तरीके से नहीं होंगे, जैसे कि कार्ल मार्क्स मानते थे। उनका मानना ये था कि रिवोल्यूशन के माध्यम से ही समाजवाद स्थापित किया जा सकता है, यानी पुरानी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एक नई व्यवस्था लेकर आएंगे। पर ये कहते नहीं, धीरे धीरे हम परिवर्तन कर सकते हैं और उस व्यवस्था को पूरे तरीके से एकदम से बदलने की आवश्यकता नहीं है, राज्य के होते हुए भी समाजवाद लाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि ये रेडिकल चेंजेस की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम आगे चल के पढ़ेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जिसमें आपको जवाब देना होगा कि कौन से जो समाजवादी हैं वो किस तरह के विचार रखते हैं, उनके विचार। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं श्रम संघवाद के बारे में, सिंडिकेज्म के बारे में। होप आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब आपको आगे की क्लासेस ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, जो श्रम संघवाद है ये फ्रांसीसी आंदोलन का एक भाग है। ठीक है, श्रम ये फ्रांसीसी आंदोलन का एक भाग है जिसके प्रमुख नेता कौन थे, जॉर्ज सोरेल थे। जॉर्ज सोरेल जो थे वो मार्क्स के वैसे तो आलोचक थे, परंतु उनके
क्रांतिकारी रणनीति के वो समर्थक रही हैं। देखिए जो सिंडिकेलिज्म है वो अराजकतावाद और मार्क्सवाद का शिशु है, ऐसा जो सोरेल ने माना है। ठीक है, वो कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मार्क्सवाद के भी कुछ विचार गुणों को देखने को मिलते हैं, मतलब मार्क्सवादी विचारधारा के भी कुछ तत्व इसके अंदर हैं और अराजकतावाद के भी इसके अंदर कुछ तत्व हैं। तो देखिए ये है अनार्किज्म और मार्क्सिज्म, इन दोनों के ही गुण इनके अंदर विद्यमान है। ठीक है, सो syndicalism is considered the child of anarchism and Marxism approach। ठीक है, तो समाज जो सिंडिकेलिज्म है वो ट्रेड यूनियन को काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है और सिंडिकेलिज्म कहता है कि हमें राज्य नहीं चाहिए, राज्य को रखने की बात कहता है, नहीं रखने की बात कहता है, जैसा कि मार्क्स भी कहा करते थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स भी कहा करते थे। तो ये ट्रेड यूनियन ये बोलते हैं कि जो समाजवाद की प्राप्ति का जो माध्यम है वो ट्रेड यूनियन है। ठीक है, तो ये राज्य को आगे समाप्त करने की बात कहते हैं और जो साम्यवाद जितनी भी पावर होगी वो ट्रेड यूनियंस के हाथ में होगी। याद रखिएगा कि इस समय पे ट्रेड यूनियन को फ्रांस में कार्य करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, उसके बाद भी इस जो ये आंदोलन था उसका मेन मुद्दा यही था कि भाई ट्रेड यूनियंस को आगे आने दिया जाए और वो पावर भी उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए और स्टेट को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो जॉर्ज ने कहा है कि जॉर्ज बोलते हैं कि नए समाज के निर्माण का जो आधार है वो ट्रेड यूनियन रहेगा। ठीक है, बेसिस ऑफ बिल्डिंग अ न्यू सोसाइटी। ठीक है, तो ये बात कही है और इस समय पे ट्रेड यूनियन जो है वैधानिक रूप से इनको कार्य करने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद समाज का मूल आधार जो है ट्रेड यूनियन द्वारा निर्मित होगा। देखिए जो हेलोवेल है उन्होंने ना कुछ विशेषताएं बताई है श्रम संघवाद की। याद रखिएगा हेलोवेल ने बोला है कि जो सिंडिकेलिज्म है वो क्या मानते, क्लास स्ट्रगल की जो अप्रोच है उसमें विश्वास रखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि आज तक का जो इतिहास है वह संघर्ष का इतिहास है और वो वह संघर्ष हमेशा बना रहेगा, लेकिन इनका जो क्रांति का तरीका है वो मार्क्स से थोड़ा अलग है क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर इसमें आक्रमण बना रहता है और ये तोड़फोड़ में भी विश्वास रखते हैं। याद रखिएगा कि ये जो होते हैं गिल्ड सोशलिज्म हिंसा के बहुत बड़े समर्थक हैं और इनका मानना यह है कि वायलेंस जो है वो सिर्फ नेसेसरी ही नहीं है बल्कि वो मोरल भी है, मतलब कि वो नैतिक है। ठीक है, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। और वो राजनीतिक दलों में विश्वास नहीं रखते हैं, साथ में वो संसद में भी पूरे तरीके से विश्वास नहीं रखते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि वो राज्य में बिलीव नहीं रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गिल्ड सोशलिज्म के बारे में। ठीक है, जो गिल्ड सोशलिज्म है इसका जो उदय हुआ था वो कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। याद रखिएगा गिल्ड सोशलिज्म जो है ये एक इंग्लैंड की समाजवादी विचारधारा है। ठीक है, तो रोको ने गिल्ड सोशलिज्म के बारे में कहा है कि जो गिल्ड सोशलिज्म है वो फेबिनिज्म और फ्रांसीसी श्रम संघवाद यानी कि सिंडिकेलिज्म का एक बौद्धिक शिशु है। ठीक है, तो ये इन दोनों का एक मिला जुला रूप है। याद रखिएगा ये राज्य की समाप्ति के समर्थक नहीं है। ये कहते हैं कि जो राज्य का कार्य है वो कौन करेंगे, कंप्यूटर्स और समुदाय को दिया जाएगा। ठीक है, और जो समुदाय है और कंप्यूटर्स है उनके थ्रू क्या लेकर आएंगे, हम साम्यवाद को स्थापित करेंगे। ठीक है, समाजवाद लाने का हम कार्य करेंगे। ये राज्य का नियंत्रण आर्थिक गतिविधियों पर नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो ट्रेड है, प्रोडक्शन है, उस पर जो स्वामित्व होगा वो किसका होगा, गिल्ड्स का होगा, उनका ही कंट्रोल होगा। यानी ये अर्थव्यवस्था के अंदर फेबियन समाजवादियों की तरह अर्थव्यवस्था के अंदर गिल्ड का नियंत्रण चाहते हैं। ओके, तो फेबियनवाद जो बोलता है वो ऐसे बोलता है कि राज्य को ना थोड़ी पावर जो आप बाजार में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, वो सिर्फ एक तरीके से लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी और जो ज़्यादा पावर है वो मतलब श्रमिकों पे, बाज़ारों पे, उन पे छोड़ दिया जाए, वो अच्छे तरीके से कार्य कर लेंगे। और यहाँ पर गिल्ड्स यानी कि जो लेबर्स है उन्हीं को ही ज़्यादा पावर देने की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें श्रेणी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे इनके जो मेन प्रोपाउंडर है। तो याद रखिएगा एजे पेंटी और GDH कॉल, ये इनके मेन प्रोपाउंडर है। यूजुअली एग्जाम में नाम भी पूछे जाते हैं सिंपली आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके जो मेन थिंकर्स हैं वो हैं एजे पेंटी और
GD एचकोल, ठीक है। ये मजदूरी पद्धति व लाभ निर्माण के आलोचक हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि राज्य जो है वो समुदायों का एक समुदाय है, एकमात्र समुदाय नहीं है। द स्टेट इज कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी, नॉट अ सिंगुलर कम्युनिटी, ओके। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका मानना यह है कि मजदूरी पद्धति नहीं होनी चाहिए, और जो लाभ होगा उसका जो प्रयोग है वो एक समुदाय की भलाई के लिए होना चाहिए, वो एक पूंजीपति वर्ग का ही उस पर स्वामित्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, उत्पादन पर गिल्ड का नियंत्रण होना चाहिए, उद्योगों पर गिल्ड का स्वशासन होना चाहिए। इन्होंने मजदूरों को मजदूरी नहीं बल्कि वेतन देना चाहिए। वेजेस जो है वो नहीं मिलने चाहिए। वेजेस का मतलब क्या है कि उन्होंने जितना उत्पादन किया है, जितना उन्होंने योगदान दिया, उसी हिसाब से बस उनको थोड़े से पैसे दे दिए, उनको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया जाता है। उनको वेतन यानी सैलरी देनी चाहिए, जिसमें से प्रॉफिट पर भी उनका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह से क्या होता है, अगर उनको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया जाता है तो उनकी क्रिएटिविटी का लॉस होता है। उसके बाद सीएम चोट क्या कहते हैं कि जो गिल्ड सोशलिज्म है वो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। कहने का मतलब है फंक्शंस इस तरह से होते हैं कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो फंक्शंस जो होते हैं, मतलब ये कहा गया है कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र होगा, मतलब कि यहाँ पर हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, व्यक्तियों का नहीं। इंटरेस्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड, नॉट इंडिविजुअल्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये व्यक्तियों पे, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ समुदाय को महत्व दिया गया है, और कहा गया है कि राज्य के स्थान पर एक कंप्यूटर या समुदाय की स्थापना होगी, और ये हिंसा को अस्वीकार करते हैं। याद रखिएगा, ये हिंसा को नहीं मानते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा था ना, सिंडिकेलिज्म जो है हिंसा में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, परंतु ये हिंसा को अस्वीकार करते हैं। ये सिंडिकेलिज्म से इस तरीके से अलग हो जाता है। पर ये सिंडिकेलिज्म से कैसे उनके समान माना गया, इसमें कुछ विशेषताएं क्या है श्रम संघवाद की, वो ये है कि ये भी लेबर्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ओके। बाकी ऐसा नहीं है कि ये राज्य को खत्म करने के समर्थक नहीं है, तो ये संसदीय मार्ग में विश्वास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये संसदीय मार्ग के भी पूर्ण समर्थक नहीं है, ठीक है। बट जो हमारे फेबियन सोशलिज्म है वो संसदीय मार्ग को अपनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गुण जो है फेबियनवाद के हैं, फेबियनिज्म के हैं, और कुछ जो है श्रम संघवाद के गुण के अंदर देखे जाते हैं। उसके बाद है एक क्वेश्चन, पहले हम इनको ब्रीफली समझेंगे, इनके बारे में एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जो हमने पढ़ा है अभी गिल्ड सोशलिज्म के बारे में और सिंडिकेलिज्म के बारे में। सिंडिकेलिज्म यानी कि हमारा श्रम संघवाद, श्रम संघवाद, इसकी विशेषता क्या है? ये फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन से इसकी का ये एक भाग था, यानी कि ये एक मूवमेंट ही था। याद रखिएगा, ये कोई एक ऐसे विचारधारा नहीं है, ये एक मूवमेंट है, पर ये तरीके अपने अलग हैं इनके समाजवाद को स्थापित करने के, ठीक है। तो ये फ्रांस से हुई थी। जॉर्ज सोरेल जो थे, उन्होंने इन पर टिप्पणी की, जॉर्ज सोरेल ने। और जॉर्ज सोरेल ने क्या कहा है कि ये मार्क्सवाद, याद रखिएगा, मार्क्सवाद प्लस अराजकतावाद, मार्क्सवाद और अराजकतावाद का क्या है? बौद्धिक शिशु है। इनका ये एक बौद्धिक शिशु है, यानी कुछ विशेषताएं मार्क्सवाद की हैं, कुछ विशेषताएं जो है अराजकतावाद की है, ठीक है। और उसके बाद
और हमने पढ़ा था कि ये जो है स्टेट को रखने की बात बिल्कुल भी नहीं करते, कि स्टेट जो है नहीं होना चाहिए, ये संसदीय मार्ग में विश्वास नहीं करते हैं, ये बिल्कुल भी इसको हटाने की बात करते हैं। और साथ में ये हिंसा के बहुत बड़े समर्थक हैं, ठीक है। हिंसा तो बहुत ही ज़रूरी है, नैतिक है, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से जो है समाजवाद के विचार अपने दिए थे, किस तरह से समाजवाद जो है स्थापित करना है, ठीक है। तो ये विचार रहे हैं इनके। और अब हम बात करते हैं गिल्ड सोशलिज्म के बारे में। गिल्ड सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी। उसके जो रोको ने इस पर टिप्पणी की थी। रोको ने क्या कहा था कि ये फेबिनिज्म प्लस में जो हमने सिंडिकेलिज्म पढ़ा है उसका बौद्धिक शिशु है, ठीक है। मतलब इन दोनों के गुण इसके अंदर देखने को मिलते हैं। साथ में एजे पेंटी एंड GDH कॉल इसके जो है मेन विचारक रहे हैं, प्रोपाउंडर रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, ये हिंसा के समर्थक नहीं है, ठीक है। ये हिंसा के समर्थक नहीं है, ना ही ये स्टेट को ख़त्म करने की बात करते हैं। और ये कहते हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि ये संसदीय मार्ग में पूरे तरीके से विश्वास करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब ये उत्पादन पर किनका जो है अधिकार देने की बात करते हैं, उत्पादन पर गिल्ड्स का, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा जो हम पीछे हमने डिस्कस नहीं किया, कि जो सिंडिकेलिज्म है वो ट्रेड यूनियन को साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सिंडिकेलिज्म जो है ट्रेड यूनियन को समाजवाद स्थापित करने की बात कहता है, ठीक है। और उसके बाद जो गिल्ड सोशलिज्म है उन्होंने ये कहा है कि जो उत्पादन है उन पर तो अधिकार किनका होगा, गिल्ड का होगा, लेकिन बाकी जो राज्य है मतलब साम्यवाद जो है वो कंप्यूटर्स और कम्युनिटी इनके माध्यम से ही स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक समुदाय की भलाई की बात करते हैं बात। और साथ में जो गिल्ड सोशलिज्म है वो ये भी कहते हैं कि लोगों को वेजेस नहीं देनी चाहिए, वेजेस नहीं देने चाहिए, मतलब वेजेस की जगह पर उनको सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं कि प्रॉफिट पर हिस्सा होना चाहिए किनका, गिल्ड्स का, मतलब कि एक समुदाय का, ठीक है। एक समुदाय के वो समुदाय को वो प्रॉफिट देने की बात कहते हैं। तो ये तो था हमारे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप उसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या फेबियनिज्म पीसफुल चेंजेस की बातें करता है, क्या गिल्ड सोशलिज्म प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की बातें करता है, क्या सिंडिकेलिज्म ट्रेड यूनियनिज्म की बात करता है, क्या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रेडिकल चेंजेस की बातें करता है। ये 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। सो बताइए, जो फेमिनिज्म है वो पीसफुल चेंजेस की बातें करता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये ग्रेजुअल, ठीक है, ग्रेजुअल। याद रखिएगा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, फेमिनिज्म है, ये दोनों बातें की है, ठीक है। ये ग्रेजुअल, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इस तरीके से, और पीसफुली, याद रखिएगा पीसफुली चेंजेस की ये बातें करते हैं। पर जो कार्ल मार्क्स है वो एक रेडिकल रूप से चेंजेस की बातें करते हैं, ठीक है। और जो हमने सिंडिकेलिज्म पढ़ा वो क्या कहते हैं कि हिंसा का प्रयोग करो चाहे, पर हमें तो समाजवाद स्थापित करना, वो हिंसा के प्रयोग की बातें करते हैं इस तरह से। लेकिन अब बताइए, तो ये हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। और गिल्ड सोशलिज्म जो है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की बातें करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये क्या कहते हैं कि हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल्स का।
तो वे हितों के प्रतिनिधित्व की बातें करते हैं। सिंडिकेलिज्म जो है ट्रेड यूनियनिज्म की बातें करता है, यानी कि वैसे भी वो ट्रेड यूनियन के माध्यम से ही क्या लाना चाहता है, समाजवाद लाना है, साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कभी भी रेडिकल चेंजेस की बातें नहीं करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो यही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हमारा जो आंसर है वो है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है, जो कि बात करता है ग्रेजुअल तरीके से और डेमोक्रेटिक वे से चेंजेस की, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।